तो दोस्तों पार्ट नंबर 5 जो कि आपका लास्ट पार्ट होने वाला है, ठीक है, इसमें आपका स्वागत है। और यहाँ पे हम मीन को खत्म करने वाले हैं, यानी दो तरह के क्वेश्चन और गुण अवगुण करने हैं मीन के, और उसके बाद मीन वाला चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा और देन हम अगले चैप्टर में आ जाएंगे। क्लियर है? क्योंकि मैंने आपको कहा था लास्ट पार्ट में कि बता देना मुझे कि मुझे माध्यमिक में छोड़ करके आगे बढ़ू, या जो इस बार के जो पेपर में जो चैप्टर आ रहे हैं कि सारे करवा दो, जो भी है ना, लाइन बाय लाइन जो चल ही रहा है उसी सीक्वेंस में हम सारे चैप्टर करते चले जाते हैं। तो ऐसा कुछ रिप्लाई आए नहीं, मतलब कमेंट्स नीचे आए नहीं थे। तो एक का आया था कि इन्होंने कहा था, ना मुझे याद नहीं, बट उन्होंने कहा था कि माध्यक करवा दीजिए। तो उसके बाद मैं माध्यक पे ही आ रहा हूँ मीन के बाद। अगर कमेंट आते तो मैं इंडेक्स पे जाने वाला था सीधे सबसे लास्ट चैप्टर में, देन उसके बाद थोड़ा पहले, फिर थोड़ा पहले, इस तरह से आने वाला था। ठीक है ना? तो चलो इस चैप्टर को खत्म करते हैं। ठीक है, अभी हमें जो इस वीडियो में सबसे पहले मैं जो सिखाने वाला हूं वो है आपका शुद्ध यानी सही समांतर माध्य निकालना। ठीक है, चल तो कैसे निकाला जाता है? अगर आपको शुद्ध माध्य निकालना है तो फॉर्मूला आपके पास है एक्स बार, यानी जो आपको शुद्ध चाहिए उसके लिए सबसे पहले सिग्मा एक्स आपको निकालना पड़ेगा जो कि अशुद्ध होगा, और उसमें सही अंक को जोड़ना है, अशुद्ध अंक को घटाना है और उसको डिवाइड कर देना है एन से, तो आपका आंसर आ जाएगा। किस तरह से? देखो एक क्वेश्चन करते हैं तब आपका समझ में आ जाएगा फॉर्मूला बोल क्या रहा है। ठीक है, फॉर्मूले को समझने की कोशिश करना, रट्टा मत मारना। ठीक है ना? क्योंकि फॉर्मूला तो सीधा सीधा है, अशुद्ध वाला सिग्मा एक्स चाहिए प्लस सही अंक माइनस गलत अंक फिर अपॉन में एन। ठीक है ना? चल किसी कक्षा के 100 विद्यार्थी, 100 मतलब एन हमें दे दिया 100, एन हमें क्या दे दिया 100 का माध्य अंक कितना 45 है। ये हमें जो माध्य दिया है, ये हमें कौन सा माध्य दिया है? ये हमें अशुद्ध दिया हुआ है, अशुद्ध माध्य दिया हुआ है। ठीक है ना? ये हमें दिया हुआ कितना 45। क्लियर हो गया? बाद में ये पता चला कि किसी एक विद्यार्थी के अंक 53 के स्थान पर आपने क्या जोड़ दिए? 73 जोड़ दिए। यानी जोड़ने चाहिए थे 53 और आपने क्या जोड़ दिया? उसे 73 जोड़ दिया, यानी गलती से 73 जोड़ दिया, है ना? यही गलती की। तो सही वाला क्या है 53 और गलत क्या हो गया है 73 जुड़ गया। तो कैसे करना है? सबसे पहले देखिए, इस फॉर्मूले को लगाने के लिए मुझे अशुद्ध वाला ये चाहिए सिग्मा एक्स, और सिग्मा एक्स किस फॉर्मूले में आता है? माध्य के फॉर्मूले में आता है, जिसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन में क्या होता है एन। यानी मैं अशुद्ध वाला माध्य का फॉर्मूला लगा रहा हूं, अशुद्ध का, कौन से वाले का? अशुद्ध माध्य का फॉर्मूला लगाया मैंने। माध्य मुझे कितना दिया हुआ अशुद्ध वाला 45, सिग्मा एक्स मुझे निकालना है अशुद्ध वाला, और एन कितना मेरा 100। तो सिग्मा एक्स जो मुझे चाहिए थी अशुद्ध, वो निकल गया मेरा 4500। देखो करा क्या मैंने, अगर आप अशुद्ध माध्य का फॉर्मूला लगाओगे तो अशुद्ध ही आपको सिग्मा एक्स मिलेगा। ये बात समझ में आती है? अब बोला क्या था इसने? मुझे सिग्मा एक्स चाहिए, तो सिग्मा एक्स मैंने निकाल दिया ये। अब फॉर्मूला लगा लेंगे हम अपना सीधा सीधा, एक्स बार इज इक्वल टू अशुद्ध वाला सिग्मा एक्स 4500, उसमें ऐड करना है शुद्ध यानी सही अंक, वो क्या था 53, गलत वाले को माइनस करना है वो है 73 अपॉन में एन। एन तो आपका 100 ही रहेगा, क्योंकि आपने 100 में से एक अंक हटाया तो 99 बचे, फिर एक अंक दोबारा जोड़ भी तो दिया था, तो वो 100 ही रहेगा। ठीक है, अब ये माइनस का 20 आ रहा है, ये आ रहा है 4480 अपॉन में 100, एक जीरो से एक जीरो कटा, 448 अपॉन में 10, इसको क्या लिख सकते हैं? एक के बाद डेसिमल लग जाएगा तो 44.8 आ रहा है। क्या आ रहा है? 44.8। ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये आपका सही माध्य है। क्या है ये आपका? सही माध्य है। सही बोलो या शुद्ध बोलो? ठीक है ना? सही बोलो या शुद्ध बोलो। तो मैंने एक क्वेश्चन करा दिया, अभी आपकी बुक में और भी क्वेश्चन है, बतेरे क्वेश्चन है, आप करना स्टार्ट कर इसी पैटर्न से। सबसे पहले आप क्या करना? सिग्मा एक्स निकालना, देन इस फॉर्मूले में लगा देना, बस। सही वाले को जोड़ना है, गलत वाले को घटाना है, और कुछ है नहीं ना। अच्छा, फटाफट सही करिए और क्वेश्चन कर लीजिए। ठीक है ना? बात मानिए और क्वेश्चन करिए इसके। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहां ध्यान दीजिए, देखो क्या लिखा हुआ है, सामूहिक समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। यानी आपको सामूहिक समांतर माध्य यानी कंबाइंड मीन निकालना है। अगर मान लो आपके दो सीरीज है, यानी सीरीज नंबर 1 सीरीज नंबर 2, और उसका माध्य निकालना है। ये माध्य है, ये सीरीज नंबर 1 2, तो फॉर्मूला क्या है? एक्स बार 1, यानी पहले वाली जो सीरीज है उसका मीन इंटू n1, कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई माना जाता है। तो एक्स बार 1 n1 प्लस एक्स बार 2 n2 अपॉन में n1 प्लस n2। बट अगर 3 सीरीज है तो एक्स बार 1 n1 प्लस एक्स बार 2 n2 प्लस एक्स बार 3 n3। एक्स बार क्या दिखा रहा है? मीन को। ठीक है, उस सीरीज का अपॉन में n1 n2 n3।
4 है तो x बार 1 n1, x बार 2 n2, x बार 3 n3, x बार 4 n4 अपॉन में n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4। क्लियर हो गया। दो क्वेश्चन देखते हैं, एक यार नॉर्मल सीधा क्वेश्चन कराता हूं और एक क्वेश्चन में थोड़ा सा अच्छा आपके लिए लाइक कराता हूं, ठीक है, बढ़िया था। देखते हैं, तो पहले इसको देख लेते हैं क्या लिखा है। कक्षा 10वीं के सेक्शन ए के 60 विद्यार्थी है के अकाउंट्स के पेपर में 40 माध्य अंक है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन ध्यान से देखना, ठीक है। ये कह रहा है कक्षा 10वीं का, ठीक है, सेक्शन ए है, उसके 60 विद्यार्थी है, तो 60 विद्यार्थी मतलब n1 नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है ना, 60, और उसके माध्य दिया हुआ, तो यानी x बार 1 मुझे दे दिया कितना, 40। क्लियर है। फिर सेक्शन बी में 40 विद्यार्थी है, तो उसका मतलब n2 नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारा आगे कितने, 40, और उसका जो मतलब माध्य है वो कितना दे रखा है, 35, तो मैंने उसका x बार 2 मान लिया। कह रहा है तो सभी 100 विद्यार्थियों के सामूहिक माध्य ज्ञात कीजिए। सामूहिक माध्य अंक क्या होंगे, तो दो सीरीज है ना, तो x बार 1 2 का फॉर्मूला लगेगा। कैसे, x बार 1 n1, x बार 2 n2 अपॉन में n1 प्लस n2, सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है ना। चलो, x बार 1 कितना हमारे पास 40, इनटू में n1 कितना है 60, प्लस फिर x बार 2 कितना 35, इनटू में आ गया 40 है इसका भी, हाँ 40 है, ठीक है ना। n2 कितना है 40 अपॉन में n1 प्लस n2, तो ये आ गया आपका, नीचे तो 100 हो गया है ना, ऊपर आ गया 2400, प्लस ये कितना आएगा, 4 पंजे 20, 2 4 12 13 14, आई थिंक 1400 आएगा। एक बार टोटलिंग कर लेना आप भी, ठीक है ना, टोटलिंग कर लेना, टोटलिंग गलत हो सकती है ना मेरी भी। तो फिर कितना आएगा, ये आ गया 3800 आ गया ऊपर, अपॉन में 100 आ रहा आंसर। कंबाइंड मीन जो निकला है, सामूहिक माध्य निकला, वो 38 निकला है मेरा, ठीक है ना। मैं चेक कर लेता हूं, इतने में आप क्या है उतार लीजिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपके सामने कह रहा है अज्ञात मूल्य ज्ञात कीजिए, और सेक्शन ए बी सी और सबका सामूहिक मतलब टोटल दिया हुआ है। n में हमें n1 दे रखा है, n2 दे रखा है, बट ये गिवन नहीं है, तो मैं उसको n3 मान लू आपके लिए, ठीक है। और यहाँ x में जो हमें, सॉरी x बार जो हमारा मीन है, ये तो 1 तो दे रखा है, 2 नहीं दिया, फिर 3 है, ये सब दिया हुआ है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे सॉल्व, देखिए इसको, सॉल्यूशन x 1 2 3 कैसे निकलता है, x बार 1 n1, x बार 2 n2, x बार 3 n3 अपॉन में n1 प्लस n2 प्लस n3, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर ना सीरियल नंबर डाल रहा था काफी टाइम से, मैं शायद इस वीडियो में भूल गया ना, देख लेना कौन सा नंबर चल रहा है क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो, मैंने फिर भी हर तरह का एक एक क्वेश्चन आपको करा दिया है, ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ सके कि है क्या कॉन्सेप्ट। आप प्लीज घर जाकर ना, घर जाके आप घर पे ही हो, सॉरी, ठीक है ना, तो आप सबसे पहले बुक उठाइए और क्वेश्चन करिए, हर तरह का एक दो क्वेश्चन आप अपनी तरफ से भी करिए, ठीक है, अपना पक्का हो जाएगा, काफी आसान है। और आगे के जो चैप्टर है जो काफी हार्ड होने वाले, माध्यमिक तक तो ठीक है, बट उसके बाद थोड़ा हार्ड हो जाता है, उनको भी हम बहुत इजी वे में कर लेंगे अगर आपका साथ सही से मिला तो, ठीक है। चलो, तो अब देखो हमें करना क्या है, ध्यान से देखिए। अगर मैं देखूं तो n1 n2 n3 को जोड़ के भाई टोटल आएगा ना, ठीक है। ये यहाँ माध्य में नहीं लगता ये वाला कॉन्सेप्ट प्लस वाला, ये n1 n2 n3, हमें देखो मान लो पहले वाले क्वेश्चन जो में किया था उसमें लिखा हुआ था कि 60 कक्षा 1 सेक्शन ए के और 40 सेक्शन बी के, तो दोनों मिला कितना 100 हुए थे ना, तो 100 तो हमें टोटल दिया होता ना, तो ये नंबर तो ऐसे निकल सकता है। हमें कैसे निकालेंगे, यहीं पे निकाल के दिखाया था। हमें पता है n1 n2 और n3 तीनों को जोड़ के 24 आना चाहिए ना, है ना। तो n1 कितना हमारे पास 10, ये कितना है 8, तो n3 निकाल लो, तो n3 निकल गया आपका कितना 24 में से 10 और 18 घटा दिया आपने, तो कितना आ गया n3 हमारा 6, n3 कितना आ गया 6। तो ये तो सीधा सीधा निकल गया बेटा, ये माध्य मत अप्लाई करना, माध्य ऐसे नहीं निकलता, ठीक है ना। बस इतना आपको निकालना है, n1 n2 n3 से कोई एक n तो आप निकाल लोगे सीधे सीधे, क्लियर हो गया। फिर अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, जो निकला है यहां पुट करेंगे, करते हैं, देखते हैं। x बार 1 2 3 यानी सामूहिक मीन कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, सीधा सीधा पुट किया। x बार 1 कितना मेरा 20 मल्टीप्लाई बाय n1 कितना है 10 प्लस x बार 2 मुझे नहीं पता, बट n2 मुझे पता है कितना है 8
प्लस एक्स बार 3 कितना है 6 और n3 मैंने निकाल दिया कितना 6 डिवाइड बाई इन तीनों का टोटल ऑलरेडी दिया हुआ है मेरे को 24, तो बार बार क्या करना है जब दिया हुआ है तो, ठीक है ना। यहां तक समझ में आ गया। तो ऊपर मिटा दो, ऊपर कर लेता हूं, ठीक है ना, नीचे जगह नहीं है मेरे पास, ठीक है ना। अब यहां पे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 15 इक्वल टू ये आ गया 200 प्लस एक्स बार 2 मल्टीप्लाई बाई 8 और 36 डिवाइड बाई 24, ठीक है। 24 को मैं वहां भेज देता हूं उसके साथ में, तो 15 और 24 को मल्टीप्लाई करते कितना आएगा 24 और 15 60 6 15 दूनी 30 अच्छा 36 360 ही आ गया इक्वल टू 236 प्लस एक्स बार 2 मल्टीप्लाई बाई 8। अब ये वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो 360 में से 236 तो आप घटा लीजिए, तो निकल के आएगा एक्स बार 2 मल्टीप्लाई बाई 8, ठीक है। अब 360 में से 236 घटाओ जरा, 4 4 5 में 3 के 2 1 ये आ रहा है 124, तो 124 एक्स बार 2 मल्टीप्लाई बाई 8। अब ये मल्टीप्लाई में वहां जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 124 डिवाइड बाई 8 तो निकल जाएगी वैल्यू एक्स बार 2 की, है ना। इसे डिवाइड करो कितना आ रहा है 4 2 जा 8 4 3 जा 12, है ना, और 4 1 जा 4, तो एक्स बार 2 मेरा आ गया 31/2। इसको और डिवाइड करो, 2 1 जा 2, ठीक है ना, बचा 1, 2 5 जा 10, फिर 5 2 2 5 जा 10, तो ये आ रहा मेरा एक्स बार 2 की वैल्यू आ रही है 15.5 यानी 15.5, ठीक है ना। एक बार चेक कर लीजिए यही आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है ना, समझ में आ गया। यानी अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप हर तरह का क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो, ठीक है। चलो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। तो अब आगे देखिए, ठीक है। अब हमारे पास है समांतर माध्य के गुण, यानी इसकी क्या मेरिट्स है याद कर लेते हैं। मैंने आपके सामने 1 2 3 4 5 6 मेरिट्स लिखे हैं, 2 4 और हो सकते हैं, ठीक है ना, तो आप चाहे तो बुक से और पढ़ सकते हो उसके मेरिट्स। मैंने आपके सामने 6 लिख दिए। पहला सरल, समांतर माध्य की गणना करना क्या है, अधिक सरल है। बहुत आसान से पॉइंट है कि समांतर माध्य को कैलकुलेट करना क्या है, बहुत ज्यादा आसान है। तुलना की बात करें तो समांतर माध्य के द्वारा अगर 2 या 2 से अधिक श्रेणियां आपके पास है तो तुलना करने में भी क्या होता है, सरल होता है। आप समांतर माध्य निकाल भी आसानी से सकते हो और समांतर माध्य से तुलना भी क्या कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। तो इसका मतलब समांतर माध्य इन दो के लिए तो बहुत अच्छा है, ठीक है ना। मतलब अगर ज्यादा नॉलेज भी नहीं है ना आपको तो भी मीन तो निकाल ही लोगे, है ना, ये मानते हैं। तो 2 पॉइंट क्लियर हो गए, ए और बी। फिर क्रमबद्धता व समूहीकरण की आवश्यकता नहीं होती, तो इसके अंतर्गत श्रेणी को माध्यिका बोलो या माध्यक बोलो, ठीक है, जिसे मीडियन बोलते हैं, की तरह क्रमबद्ध करने की जरूरत नहीं होती। जैसा आपने देखो ना, जब हम माध्यिका निकालते हैं, माध्यक निकालते हैं, तो हम क्या करते थे, मीडियन निकालते वक्त या तो उसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही या आरोही क्रम में डालना जरूरी होता है, ठीक है ना। अवरोही या आरोही क्रम में आपको उसको लगाना होता है, रैंक लगाना होता है ना, तो बढ़ते हुए घटते क्रम में लगाने की यहाँ पे माध्य में जरूरत नहीं पड़ती, माध्यिका में जरूरत पड़ती, यहाँ नहीं पड़ती। तो इसके अंतर्गत श्रेणी को मीडियन की तरह क्रमबद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती और बहुलक की तरह उसको तालिका में ढालने या समूहीकरण करने की जरूरत यहाँ पे नहीं होती है। जैसा डेटा दिया तुरंत निकाल लो, यहाँ पे तो यही चल रहा है। चलो तीसरा पॉइंट क्लियर। चौथा, शुद्धता की जांच, यानी समांतर माध्य से जो आप आंसर निकालते, मतलब जो समांतर माध्य का फॉर्मूला लगा के जो आप आंसर निकालते हो तो उससे आपका एक प्रतिनिधित्व मूल्य निकलता है। जैसे मैंने आप कोई भी सॉल्व किया क्वेश्चन और एक आंसर निकलता है तो वो जो संख्या होती है वो बाकी को क्या करता है, उसका प्रतिनिधित्व करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो उसके द्वारा फिर क्या शुद्धता की जांच की जा सकती है। तो समांतर माध्य की श्रृंखला के प्रतिनिधित्व मूल्य के रूप में शुद्धता की जांच की जा सकती है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। यानी जो आंसर आएगा उससे आप रिवर्स कैलकुलेशन करके शुद्धता की जांच कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। सभी मूल्यों पर आधारित, इसका मतलब जो आपका मीन होता है वो श्रेणी के समस्त मूल्यों का पर आधारित होता है। इसके अंतर्गत श्रेणी के समस्त मूल्यों का उपयोग किया जाता है, किसी को छोड़ा नहीं जाता है। यहाँ पे आपने कहीं छोड़ा नहीं, सबको लिया जाता है, तो सबको यहाँ पे उपयोग होगा तब जाके मीन निकलता है। और निश्चित, समांतर माध्य एक निश्चित संख्या होती है। क्या होती है? निश्चित संख्या होती है जिस पर समय का, स्थान का, व्यक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समय, स्थान, व्यक्ति का कोई प्रभाव पड़ने वाला यहाँ पे नहीं है। अब चाहे श्रेणी को आप जिस क्रम में लिख लो, जैसे मर्जी लिख लो, समांतर माध्य में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा भाई साहब, बिल्कुल तुम्हारी तरह बिल्कुल ढीठ होगा, है ना, जिसपे किसी का कोई मतलब क्या है, फर्क पड़ता ही नहीं है।
तो जैसे तुम पे किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे यहाँ पे क्या समांतर माध्य को ना समांतर माध्य पे ना समय का, ना स्थान का, ना व्यक्ति का, किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो आपने आंसर निकाला वही निकलेगा, फिर चाहे संख्या को इधर पलटो उधर पलटो, मतलब क्रमबद्ध उनका क्रम ही बदल दो तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। क्लियर हो गया? तो सरल है, तुलना में सहायक है, क्रमबद्धता व समूहीकरण की आवश्यकता नहीं होती, शुद्धता की जांच आराम से हो सकती है, सभी मूल्यों पर यह आधारित होता है, निश्चित होता है, इसका बीज गणितीय विवेचन यानी बीज गणितीय विवेचन करना आसान होता है, स्थिरता आती है, ये भी आप लिख सकते हो। बीज गणितीय विवेचन क्या है? आसान है, यानी बीज गणितीय प्रयोग जो है इसका संभव है, ठीक है ना, और साथ में स्थिरता रहती है। क्लियर हो गया? तो ये इसके लाभ हो गए। क्लियर हो गया? फटाफट से उतार लो, कुछ भी छोड़ना नहीं है, अपनी तरफ से तो पूरा ही कराना है, ठीक है ना, और आसान भाषा में। तो अब इसके अवगुण देख लेते हैं, ठीक है ना। 3 मैंने आपके सामने लिख दिया, 2-3 और लिख लूंगा, ठीक है ना। चलो पहले 3 पढ़ लेते हैं। पहला क्या लिखा है कि समांतर माध्य के अवगुण। पहला है हास्यप्रद निष्कर्ष, यानी लाफेबल, यानी जिसपे आपको हंसी आए ना, ऐसे इसके निष्कर्ष निकलते हैं, ठीक है, कई बार। तो उसने बोला इसके अंतर्गत कई बार निष्कर्ष हास्यप्रद निकलते हैं। जैसे मान के चलो कक्षा 9वीं में 40 विद्यार्थी है और कक्षा 11वीं में मान के चलो 11वीं में 45 विद्यार्थी है, ठीक है, या 10वीं कर लो से 10वीं में, ठीक है, 45 विद्यार्थी है, ठीक है। तो 9वीं में कितने? 40 और 10वीं में कितने? 45 विद्यार्थी। तो अगर माध्य निकालोगे तो कितना आएगा? 42.5, यानी दोनों को जोड़ा, 2 से डिवाइड किया, देख लेना यही आना चाहिए, ठीक है ना। तो अब इसके हिसाब से तो कि औसत विद्यार्थी कितने हैं, या ऐसे बोल दो सेक्शन ए में इतने हैं, सेक्शन बी में इतने हैं, तो औसत कितने हैं 9वीं कक्षा में? आप बोलोगे औसत है 42.5, इसका मतलब 42 विद्यार्थी पूरे और एक विद्यार्थी आधा है, मतलब ना गर्दन उसकी यहाँ है, टांगे वहां है, ऐसे पढ़ोगे क्या? नहीं पढ़ सकते ऐसे, ठीक है ना। तो उसने बोला आधा विद्यार्थी तो हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब ये थोड़ा सा ना अटपटा से हंसी मजाक वाले क्या इसके निष्कर्ष निकल जाते हैं, हंसने वाले, ठीक है ना। तो ये इसके जो निष्कर्ष होते हैं कई बार क्या होते हैं? हास्यप्रद निकलते हैं, हंसने लायक। चलो उसके बाद काल्पनिक संख्या, या ये बोल सकते हो सदैव प्रतिनिधित्व मूल्य नहीं निकलता। इसने बोला यहाँ प्रतिनिधित्व मूल्य नहीं निकलता का मतलब पता है यहाँ पे क्या है कि समांतर माध्य एक ऐसा मूल्य हो सकता है जो श्रेणी की संपूर्ण श्रेणी में, जो कि आपकी जो श्रेणी है उसकी संपूर्ण श्रेणी में मौजूद ही ना हो। यानी मान लो 3 संख्या आपका 9, 3 और 12, सॉरी 3, 9 और 12, इसको आप तीनों को जोड़ो, 3 से डिवाइड करो तो माध्य निकलेगा 8। क्या 8 इन तीनों में कहीं था? नहीं था। तो कई बार माध्य वो संख्या निकल सकती है जो कि उस श्रेणी में है ही नहीं, तो उसे कहते हैं काल्पनिक वैल्यू निकलेगी एक तरीके से, वो है ना। कई बार हम जो आंसर निकालते हैं, ठीक है ना, बहुत बार मैच होता है कि वो श्रेणी में कोई अंक होता है उसी में से आंसर निकल जाता है। कई बार क्या होता है कि आंसर ऐसा निकलता है जो श्रेणी में इतनी सारी संख्या थी उसमें से कोई मैच ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो काल्पनिक यानी सदैव प्रतिनिधि मूल्य नहीं निकलता, ऐसा मूल्य जो कि यहाँ पे दिखे ऐसा नहीं निकलेगा। क्लियर हो गया? चलो अनुपयुक्त बोल सकते हो, ठीक है ना, ये बोल सकते हो अनुपयुक्त ना होना, सॉरी उपयुक्त ना होना, ठीक है, उपयुक्त ना होना, यानी जो उपयुक्त ना हो उसे क्या बोलते हैं? अनुपयुक्तता बोलते हैं, ठीक है ना। यानी समांतर माध्य प्रतिशत, कौमा, अनुपात आदि का अध्ययन करने में क्या है? उपयुक्त नहीं है, यानी समांतर माध्य के द्वारा प्रतिशत अनुपात का अध्ययन नहीं कर सकते। और बिंदु रेखा मतलब ग्राफ के द्वारा माध्य को प्रस्तुत करना क्या होता है? कठिन होता है, यानी ग्राफ के द्वारा आप माध्य को प्रस्तुत नहीं कर सकते, इसने ये बोला, ठीक है। तो 3 पॉइंट हो गए। हंसने लायक निष्कर्ष निकल सकते हैं, काल्पनिक संख्या ऐसी संख्या निकल सकती है जो कि उस श्रेणी में है ही नहीं। मान लो मैं श्रेणी को एक लिखता हूं, सपोज करो 6, 9, 11, 3, 5, 8, मैं ये नहीं, देखो तुक्का मार रहे हैं, ठीक है, ऐसे लिख दिया। मान के चलो आप इन सबको जो करते हो, सपोज करो टोटल करके फिर डिवाइड करते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, मान लो आपने 6 से डिवाइड किया, आंसर मान लो सपोज करो आंसर निकल गया इसमें 2, सपोज करो, अभी आ रहा नहीं आ रहा वो बात मत देखो, 2 निकल गया, तो 2 इनमें से कहीं है नहीं है ना, तो इसका मतलब काल्पनिक संख्या निकल सकती है। इस टाइप में मैंने एग्जांपल दिया है, ठीक है ना। देन अनुपयुक्त बोला हुआ है, यानी उपयुक्त ना होना, तो माध्यम में प्रतिशत अनुपात आदि का अध्ययन करने में से थोड़ा सा असंभव नहीं बोला गया है, यानी समांतर माध्यम प्रतिशत अनुपात का अध्ययन नहीं हो पाता है, उपयुक्त नहीं हो पाता है, और ग्राफ के द्वारा इसको प्रस्तुत करना भी क्या कठिन होता है, ठीक है, उपयुक्त संभव नहीं है, लिखा ना, संभव नहीं है, तो ग्राफ के द्वारा माध्य को प्रस्तुत करना संभव नहीं है। 3 पॉइंट क्लियर हो गए। चलो हेलो, तो यहाँ पे है समांतर माध्य के अवगुण के, अब 2 पॉइंट और पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अगला पॉइंट हमारा है कि जो भ्रमात्मक निष्कर्ष या बोल सकते हो गलत निष्कर्ष यहाँ पे निकल सकते हैं, जैसे समांतर माध्य से कई बार गलत निष्कर्ष निकल जाते हैं, इसके द्वारा श्रेणी की रचना
ऑब्लिक बनावट का, रचना ऑब्लिक बनावट यानी स्लैश बनावट का ठीक ठीक पता नहीं चलता। ऐसा क्यों बोला इसने? देखो अगर मान के चलो आपको दिया हुआ है राम और मोहन, इनकी वार्षिक मैंने आय दी है, सपोज करो राम जो है ना 2019 में राम ने 10,000 रुपए कमाए, ठीक है, थोड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक है ना, ये 1 लाख कर देते हैं, 2 लाख कर देते हैं, 3 लाख कर देते हैं, ठीक है ना, यहां भी बढ़ा देते हैं 6, तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 6 लाख हो गया, ठीक है, ये भी कितना हो गया, 6 लाख हो गया, तो ये 2 लाख आ जाएगा ना, ठीक है। तो मान के चलो राम जो है 2019 में 1 लाख रुपए कमा रहा था, मोहन 3 लाख रुपए कमा रहा था। 2020 में राम की सैलरी बढ़ के 2 लाख रुपए हो गई थी, ठीक है ना, जबकि मोहन की सैलरी 2 लाख रुपए पे आ गई थी। उसके बाद राम की सैलरी उसका 3 लाख हो गई थी और इसकी 1 लाख पे आ गई थी। अगर इसका मीन निकालो तो 1 और 2 3 और 3 6 अपॉन में 3 यानी 2 लाख रुपए मीन निकल रहा है। यानी औसत आय जो है वो राम की 2 लाख रुपए और मोहन की क्या है, इसकी भी 2 लाख रुपए। तो हम बोलेंगे राम और मोहन, अगर माध्य के हिसाब से चले तो राम और मोहन बराबर बराबर कमा रहे हैं, बट एक्चुअल में देखा जाए ना तो राम जो है लगातार बढ़ता चला जा रहा है, राम जो है ग्रो कर रहा है और मोहन जो है वो लगातार गिरता चला जा रहा है, उसकी सैलरी देखो लगातार गिरती चली जा रही है। तो इससे अगर देखोगे तो आपको सही माध्य नहीं मिलेगा, सर मतलब माध्य तो सही मिलेगा, सही निष्कर्ष नहीं मिलेगा। अगर इसके बेस पर अगर आप आंसर बताओगे तो आपको क्या लगेगा कि जो राम और मोहन है वो दोनों की एवरेज जो इनकम है वो क्या है, सेम है, क्या है, सेम है। बट अभी यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो राम की जो सैलरी है वो बढ़ रही है और श्याम की जो मोहन की जो सैलरी है वो घट रही है। क्लियर हो गया? चल आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट आपके पास है श्रेणी के चरम मूल्य मतलब एक्सट्रीम वैल्यू या इसको सीमांत मूल्य भी बोलते हैं का प्रभाव। तो समांतर जो माध्य होता है कि गणना करते समय श्रेणी के सभी मूल्यों को समान महत्व दिया जाता है। ये तो आपको पता ही है, सभी मूल्यों को जोड़ा जाएगा और डिवाइड किया जाएगा, तो सभी मूल्यों को के समान महत्व दिया जाता है। किसके अंदर? माध्य के अंदर। हर एक मूल्य को यहाँ पे लिया जाता है। क्लियर? किसी को छोड़ा नहीं जाता। अतः इसकी गणना में जब इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं तो इसकी गणना में बहुत बड़े व बहुत छोटे जो मूल्य होते हैं उनका प्रभाव पड़ता है। यानी उनका क्या होता है, यहाँ पे प्रभाव पड़ता है। क्लियर हो गया? ठीक है ना। तो उनका क्या बहुत प्रभाव पड़ता है, बहुत प्रभाव मतलब अधिक प्रभाव पड़ता है। जैसे मान के चलो आपके पास श्रेणी है 40, 80 और 3000, 3 अंक दिए, तो तीनों को जोड़ो, 3 से डिवाइड किया मैंने तो मेरा 1040 आ रहा है शायद, 0 3 12 1 3 3, ठीक है ना। तो कितना आ रहा है? 1040 आ रहा है। ठीक है। अगर अब हम इसको ध्यान से देखें तो ना तो ये इसको क्या कर रहा है प्रतिनिधित्व कर सकता है इसका, है ना। ठीक है, ना तो ये प्रतिनिधित्व कर सकता है ना ही कुछ। क्यों? देखो अगर मान लो इस बेस पे देखो कि मान लो उसकी जो इनकम है 40 फीस फिर 80 3000, तो हम बोलेंगे औसतन इनकम मान लो 1040 है, बट एक्चुअल में देखा जाए तो 1040 का 40 ही बचा है यहाँ पे। तो अगर ध्यान से देखा ना तो अगर आपका जो मूल्य बहुत अधिक आ जाता है कोई या बहुत कम हो जाता है तो फिर जो ये आंसर आया ना ये कहीं से भी एवरेज लग ही नहीं रहा। ये किसका एवरेज लग रहा है? किसी एंगल से वो 3000 पहुंच रहा है, ये 80 पे है। बताओ 1000 के आसपास भी नहीं है, ये भी 1000 के आसपास नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है जो चरम मूल्य होता है, श्रेणी के चरम मूल्य मतलब जो एक्सट्रीम वैल्यूज होती है, सीमांत मूल्यों का प्रभाव क्या कुछ ज्यादा ही पड़ रहा है। आप सभी को समान महत्व दे रहे हो। अब इसके हिसाब से एवरेज देखो तो फिर तो भाई साहब कहीं बन रहा एवरेज बन रहा है 1040 और यहाँ आ रहा है सिर्फ 40, तो 1000 के आसपास ही नहीं है। जबकि एवरेज का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो मैंने बोला था कि आप सुबह 8 रोटी खाते हो, दिन में मान लो आप कितने 6 रोटी खाते हो, तो 8 से 14 हो गए, और शाम को आप मान लो 4 रोटी खाते हो तो 14 से 18, तो 18 हो गए। 18 को 3 से डिवाइड करोगे तो 6, तो 6 औसतन रोटी खा रहे हो एक टाइम में। तो 6 और 8, 6 और 4, 6 ये औसत समझ में आ रहा है। बट 1040 औसत आ रहा है और साला अंक ही 40 है पहले में, तो ये कहां से कंपेयर होगा? ये कहां से कंपेयर होगा? चलो ये तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कंपेयर होगा, बट ये कहां कंपेयर हो रहा है बाकी? समझ में आ रहा है? तो ये दिक्कत आती है। तो ये जो थे ना इसके क्या थे? अवगुण थे। किताब में और भी है, आप और कर सकते हो। ठीक है ना। तो अब मैं चैप्टर 9 को जो है यहाँ पे खत्म कर देता हूँ। चैप्टर 10 के साथ आपके साथ अब मिलूंगा 10 के साथ जो होगा। ठीक है ना। तो चैप्टर में 10 करेंगे, अच्छे से करेंगे। काफी बड़ा चैप्टर है, आप भी जानते हो, उसके भी काफी सारे क्वेश्चन करेंगे। बट वो चैप्टर जैसे मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले आप बुक के अपनी जो भी आपके पास बुक है उस बुक के क्वेश्चन करने की कोशिश करो। नहीं हो तो मुझे बताओ। ठीक है। इंस्टा में आईडी देता रहता हूँ वीडियो के नीचे, इस वाली वीडियो के नीचे तो नहीं देने वाला मैं। ठीक है, क्योंकि इसमें शायद छुपने वाला, तो इसलिए मैं ना
वीडियो के नीचे दूंगा नहीं इस बार वाले, बट पुरानी वीडियोस में आप किसी भी वीडियोस में उठा सकते हो, इससे पहले की इंस्टा आईडी लिखी होगी, वहां आप मैसेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।